नमस्ते दोस्तों, आपका उद्दात हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो रचनाएं लगी हुई है वहां पे हम बात कर रहे थे। और जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में लगी हुई है, हम उसी पे आज बात करेंगे। उसके एक एक पंक्ति को हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम लेखक का थोड़ा परिचय देख लेते हैं जो इसी कहानी के शुरुआत में दिया हुआ है। तो चलो हम शुरू करते हैं लेखक परिचय से। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये जो कहानीकार है जयशंकर प्रसाद किस युग के कहानीकार हैं? प्रेमचंद युग के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित है। ये अजीब संयोग है कि काशी में उन दिनों हिंदी के 3 दिग्गज साहित्यकार मौजूद थे और तीनों चिंतन और लेखन के स्तर पर समय और समाज के यथार्थ को अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त कर रहे थे। ये 3 दिग्गज कौन कौन थे काशी में? एक तो थे जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा गया है, जयशंकर प्रसाद। और दूसरा प्रेमचंद। और तीसरा था शुक्ल जी के लिए कहा गया, ये शुक्ल जी के लिए। ठीक है, इनके लिए कि हिंदी के 3 दिग्गज साहित्यकार मौजूद थे और तीनों चिंतन के लेखन के स्तर पर समय और समाज के यथार्थ को अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त कर रहे थे। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों का नाम आ गया। ठीक है, तीनों का ही संबंध कहां से? काशी से। एक ही देश और काल में रचनारत थे। जयशंकर प्रसाद कविता और कहानी दोनों ही मोर्चों पर एक साथ सक्रिय थे। कहानी और कविताएं दोनों पर काम कर रहे थे जयशंकर प्रसाद जी। और अन्य विधाओं में अपनी रचनात्मक सक्रियता के कारण वे कहानी को केंद्रीय विधा के रूप में भले ही प्रतिष्ठित न कर सके, फिर भी कहानी के प्रति उनके मन में गहरी दिलचस्पी थी। गुंडा, पुरस्कार, आकाशदीप, ग्राम, गुलाम, तानसेन, जहां आरा जैसे जैसे कहानियां उनकी रचनात्मक क्षमता का प्रमाण थे। अब देखिए, पुरस्कार हम कहानी पढ़ रहे हैं, बाकी तो हम खूब डिटेल से आदि उसमें पढ़ेंगे हम जब साहित्य पढ़ेंगे, लेकिन ये कहानी लगी हुई है तो इसके कहानी परिचय में जो जो कहानियों के नाम दे रखे हैं ना, तो आप याद रखना कि ये किसकी कहानी है। गुलाम, ग्राम, तानसेन, जहारा जैसी कहानियां। प्रसाद की प्रारंभिक कहानियों का संकलन 1912 में, प्रथम कहानी संकलन 1912 में आया था। क्या था? छाया। अब देखिए यहाँ पे इनके छाया, एक सेकेंड, छाया की प्रतिध्वनि सुनकर आकाश में आंधी का इंद्रजाल छा गया। आंधी का इंद्रजाल छा गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए छाया और प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह हैं। फर्स्ट तो कौन सा है? छाया। और अंतिम कौन सा है? इंद्रजाल। तो इस प्रकार मैंने थोड़ा सा सूत्र के माध्यम से ऐसे याद करने के लिए क्रम वाइज भी आपको याद रहे, क्योंकि कहानी लगी हुई है तो कहानी संग्रह जो इनके बड़े प्रसिद्ध है ये पांचों, ये पूछ सकते हैं आपसे, क्रम से लगवा सकते हैं या पूछ सकते हैं प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था इनका या अंतिम कौन सा था। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह है, याद रखना। और प्रथम कब आया था? ये प्रथम आया था 1912 में। कब आया था? 1912 में। कौन सा? छाया। जबकि अंतिम कहानी संग्रह इनका था इंद्रजाल। ने अभी आपको बताया उस सूत्र के माध्यम से। उनके निधन के 1 वर्ष पहले 1936 में प्रकाशित हुआ था। 1937 में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया था, तो उससे 1 वर्ष पहले 1937 में ये हुआ था प्रकाशित। काव्य और नाटक के साथ साथ प्रसाद ने कहानी, उपन्यास, निबंध को एक विशिष्ट पहचान दी है। प्रसाद अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लेखक थे, किंतु अपने युग के प्रति वे उदासीन नहीं थे। हाँ, यह जरूर, कैसी प्रवृत्ति है उनकी? अंतर्मुखी प्रवृत्ति। अगर आगे ये भी जोड़ दे कि
युग के प्रति उदासीन थे तो ये गलत हो जाएगा। और युग के प्रति उदासीन नहीं थे, ये जरूर कि अंतर्मुखी प्रवृत्ति के थे, लेकिन उदासीन नहीं थे अपने समाज से। उनके समकालीन प्रेमचंद लेखन में तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक हलचलों की जैसी मुखर अभिव्यक्ति मिलती है, वैसी प्रसाद के यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि प्रसाद ने जो कहानियां लिखी है वो सांस्कृतिक धरातल को, सांस्कृतिक चेतना को लेकर लिखी है, और इन्होंने जो प्रेमचंद जी ने लिखी है वो राजनीतिक और सामाजिक, तो इसलिए सामाजिक राजनीतिक हलचल किसमें मिलती है, प्रेमचंद जी के यहाँ पे। और यहाँ पे सांस्कृतिक धरातल को लेके कहानियां इन्होंने लिखी, सांस्कृतिक धरातल को लेके हुए राष्ट्रीय चेतना को उजागर किया है इन्होंने, ये जयशंकर प्रसाद जी ने। सामाजिक हलचलों की जैसी मुखर अभिव्यक्ति मिलती है वैसी प्रसाद की यहाँ नहीं मिलती। दरअसल संस्कृति, इतिहास और भारतीय दर्शन के प्रति उनकी विशेष दिलचस्पी थी। किनकी? संस्कृति और इतिहास और भारतीय दर्शन के प्रति जयशंकर जी की विशेष रुचि थी। इस वजह से इन्होंने कहानी या नाटक है इनके, वो भी इतिहास संस्कृति उसी से रिलेट करके लिखे गए हैं। उनके सृजनात्मक सरोकारों को एक अलग दिशा में मोड़ दिया, जहां वे अपने युग की हलचलों का वैसा तथ्यात्मक और यथार्थवादी चित्रण नहीं कर सके जैसा प्रेमचंद के कथा साहित्य में मिलता है। क्योंकि प्रेमचंद ने उसी समय जो समाज था और जो राजनीतिक परिस्थितियां की उनको लेके उन्होंने जो कहानी उपन्यास लिखे है, इन्होंने पीछे जो हमारी संस्कृति या इतिहास था उसको आज के जो राष्ट्रीय संस्कृति थी उससे सरोकार करके लिखा है। इसलिए जो समाज में हो रहा था वो ज्यादा धरातलिक और यथार्थवादी था, इसलिए प्रेमचंद जी है उनका कथा साहित्य ज्यादा तथ्यात्मक और यथार्थवादी है। यहीं पर इन दोनों लेखकों के रचनात्मक धरातल पर अंतर साफ साफ झलकने लगता है। प्रसाद भारत की गरिमा और गौरव का बखान सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कर रहे थे। ये मैंने आपको बताया था कि ये सांस्कृतिक को लेकर चल रहे थे, और इस तरह वे अंग्रेजों की पराधीनता से उपजी भारतीय जनता की हताश और पीड़ा को अतीत के गौरवगान से सहलाना चाहते थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्रसाद अपने लेखन में जिस चित्रण शैली को अपनाते हैं उससे उनकी गंभीरता और कलात्मक उत्कर्ष देखने को मिलती है, देखते ही बनता है। प्रसाद जिस समय कहानियां लिख रहे थे वह स्वाधीनता आंदोलन में उत्कर्ष का काल था। कौन सा काल था? स्वाधीनता आंदोलन के उत्कर्ष का काल था। देश में क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय था और ऐसे में प्रसाद इन घटनाओं से पूरी तरह निर्लिप्त हो ऐसा संभव नहीं था। स्वाधीनता की चेतना उनके यहाँ बहुत मुखर रूप में नहीं मिली, बल्कि परोक्ष और मंदिम रूप में दिखाई देती है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्वाधीनता चेतना के बहुत ही मुखर अभिव्यक्ति यहाँ पे हुई है जयशंकर प्रसाद के, तो नहीं, मुखर अभिव्यक्ति नहीं है, हाँ, बल्कि परोक्ष और मंदिम रूप से, मतलब मध्यम रूप से दिखाई देती है। और महत्वपूर्ण यह है कि प्रसाद ने इस मुक्ति चेतना को इतिहास से जोड़कर अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। कहना न होगा कि उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया है। मैंने अभी आपको बताया था कि ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक को ध्यान में रखते हुए, उनको संदर्भ में लेते हुए इन्होंने राष्ट्रीय चेतना अभिव्यक्त की है। यही बात इसमें यहाँ आई है, जहां उनके पात्र जातीय अभियान और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए कटिबद्ध दिखाई देते हैं। पुरस्कार उनकी ऐसी ही कहानी है जिसमें प्रेम और मुक्ति चेतना का विकास लक्षित किया जा सकता है। प्रेम और मुक्ति का। कौशल के प्रसिद्ध परंपरागत उत्सव में राज्य कहाँ के है? कौशल प्रदेश का प्रसिद्ध परंपरागत उत्सव में राज्य द्वारा मधुलिका की कृषि भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है, लेकिन वह उस भूमि के बदले राज पुरस्कार लेना स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वह उसकी पैतृक संपत्ति थी। कैसी थी? पैतृक संपत्ति थी, जिसे बेचना वह अपराध समझती थी। मधुलिका द्वारा स्वर्ण मुद्राओं का अस्वीकार और जीवन यापन के लिए कठिन श्रम उनकी देशभक्ति और ईमानदारी का प्रमाण है। अब यहाँ पे देशभक्ति और ईमानदारी का प्रमाण किससे दिख रहा है? मधुलिका के स्वर्ण मुद्राओं को, पैतृक जो उसकी संपत्ति थी उसके बदले स्वर्ण मुद्राओं को अस्वीकार करना और जीवन यापन के लिए कठिन श्रम करना, ये उसकी देशभक्ति और ईमानदारी का प्रमाण थी। राष्ट्रीय प्रेम और मुक्ति चेतना का एक अनंतम उदाहरण और है, जहां कौशल पर कब्जे की योजना बनाते अरुण का रहस्य वह राज सैनिकों के समक्ष उद्घाटित करती है और पुरस्कार स्वरूप खुद को प्राणदंड के लिए प्रस्तुत करती है, क्योंकि राजा ने अरुण को क्या दिया था?
अरुण को प्राणदंड दिया था और मधुलिका अरुण से प्रेम करती थी, किंतु गहन अंतर्द्वंद से मधुलिका को गुजरना पड़ा होगा। एक तरफ मातृभूमि की रक्षा का सवाल और दूसरी ओर प्रेम का लहराता समुद्र। दोनों में से वह किसे चुने? निश्चय ही यह प्रेम प्रश्न उसके अस्तित्व को मथ रहा होगा, लेकिन मधुलिका ने जिस बुद्धिमानी का परिचय दिया उसे देश और प्रेम दोनों के प्रति उसकी ईमानदारी का पर संदेह नहीं किया जा सकता। प्रसाद अपनी रचनाओं में प्रेम, राष्ट्र के प्रति अथवा मनुष्य के प्रति को विशेष महत्व देते हैं। मधुलिका का पुरस्कार के रूप में प्राणदंड की मांग और अरुण के साथ खड़ा हो जाना प्रेम की पराकाष्ठा का प्रमाण है। प्रसाद की कहानियों में देश प्रेम, मानव प्रेम, मुक्ति चेतना इसी तरह अपना स्वरूप ग्रहण करते हैं। उनके यहाँ किसी बड़े संघर्ष का कोई चित्र नहीं दिखाई देता। भाषा के स्तर पर भी बेहद काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों की भरमार है। कैसे शब्द है? संस्कृत निष्ठ शब्द। और आम फेम हिंदुस्तानी शब्दों के जो भंडार मिलते हैं वो प्रेमचंद जी के वहां मिलते हैं, और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी के संस्कृत निष्ठ शब्द है। ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के साथ ही इस भाषा का व्यवहार संभव है। प्रेमचंद अथवा बाद के कथाकारों ने जिस कथा भूमि का स्पर्श किया है वहां प्रसाद की कोमलकांत पदावली काम न कर पाती। कोमलकांत पदावली कहाँ है? प्रेमचंद जी के वहां पे मिलती है। यही कारण है कि एक ही समय में भिन्न वस्तु का ग्रहण होने के कारण प्रसाद और प्रेमचंद की भाषा में बहुत अंतर दिखाई देता है, लेकिन यह जरूर है कि राष्ट्रीय आंदोलन में आदर्श और नैतिकता का जो भाव प्रबल था वह प्रसाद और प्रेमचंद दोनों के कथा साहित्य में मिलता है। कहना न होगा कि प्रसाद ने इतिहास, पुराण और संस्कृति का उपयोग अपनी युगीन आवश्यकताओं के संदर्भ में जनता की इच्छा आकांक्षाओं को स्वर देने के लिए ही किया है। ये हो गया हमारा लेखक परिचय। जो मोटी मोटी जो चीजें थी मैंने आपको अंडरलाइन करवा दी। अब हम चलते हैं कहानी के ऊपर। और कहानी की प्रथम कोई भी पंक्ति होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। आप यहां से आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आर्द्रा है। यहां से आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देवदुन्दुभी का गंभीर घोष। ये पुरस्कार कहानी के प्रथम पंक्ति है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। आप पूछ सकते हैं आपसे कि पुरस्कार कहानी की प्रथम पंक्ति कौन सी है। पुरस्कार कहानी किस वाक्य से शुरू होती है? और नक्षत्र किस नक्षत्र? आर्द्रा नक्षत्र। प्राची के एक निर्भ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। देखने महाराज की सवारी सेलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बांस उठ रही थी। नगर तोरण से जयघोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी सूंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हिम किरणों मतलब सुनहरी सोने की जैसी सुनहरी किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मलिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। हाथी सिद्धियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्र पल्लुओं से सुशोभित मंगल कलश, फूल, कुसुम, खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वसत्ययन किया। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जुटे हुए सुंदर पुष्प बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। ठीक है। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन, किसकी पूजा होती थी? इंद्रदेव की पूजा होती थी, कि धूमधाम से होती थी। गोट होती थी। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते थे। भूमि कैसी थी? पहाड़ी, समतल भूमि नहीं, पहाड़ी भूमि। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर
योग देते थे। मगध का एक राजकुमार अरुण। अब मगध राजकुमार अरुण कहाँ का है? मगध का। और मधुलिका कहाँ से है? कौशल से। अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती थी। यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को था। बीज देने का सम्मान उसे होता था जिसकी भूमि के ऊपर मतलब उस समय वो उत्सव मनाया जाता था, उसी को यह हक होता था कि वो बीज वही देगा राजा को। वह कुमारी थी, सुंदरी थी, कोशेष वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं सुशोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रखे अलकों को कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम करणों की भी कमी न थी। श्रम कर्ण मतलब कि पसीने की बूंदे। वे सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके हथेलियों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे। देखिए, आप सिर्फ इस पे रीडिंग लगा लीजिए, जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगी। विस्मय से, कौतूहल से और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। यहां से आप अंडरलाइन कर लीजिए। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। यह किसने कहा था? यह कौन सोच रहा है? ये सोच रहा है अरुण। कौन सोच रहा है? अरुण सोच रहा है। किसके लिए? मधुलिका के लिए। उत्सव का प्रधान कृत्य, ये भी पूछ सकता है कि यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। आहा, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। ये भी पूछ सकता है किस कहानी से। ये भी पूछ सकता है कौन सोच रहा है। ये किसके सौंदर्य के बारे में कहा गया है? तो ये मधुलिका के सौंदर्य के बारे में कहा गया है। ये अंडरलाइन कर लेना। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। अब पुरस्कार रूप में क्या दे रहे हैं? स्वर्ण मुद्राएं। वह राजकीय अनुग्रह था। राजकीय अनुग्रह क्या था? स्वर्ण मुद्राएं। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जा स्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भरकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, देव, यह मेरे पितामहों की भूमि है। इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने के पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार, तेरी भूमि से चौगुना मूल्य, फिर कौशल का, तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तो आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन से अपने को सुखी बना। ये सब याद रखना किसने कहा है? वृद्ध मंत्री ने कहा है कि हे अबोध बालिके, राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है। मंत्रीवर, महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी थी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की यह एकमात्र कन्या है। मंत्री ने बताया किसको? महाराज को बताया। क्या बताया? वाराणसी का जो युद्ध था उसमें जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, सिंहमित्र की जो कन्या है ये। तो सिंहमित्र ने कौन सा युद्ध लड़ा था? वाराणसी का युद्ध। महाराज चौंक उठे। सिंहमित्र की कन्या, उसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है। हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियम अनुसार उस पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है। वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है। वह राजा का खेत कहा जाता है। देखता कौन है? वह व्यक्ति जिसका वो खेत है, लेकिन वो खेत किसका माना जाता है? राजा का। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को
उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधु वृक्ष, किसके नीचे, मधु वृक्ष के नीचे के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी, वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुडेर पर कपोती एक पेड़ पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। कपोती मतलब कबूतरी, कबूतर जो होता है उसका स्त्रीलिंग। अरुण उठा और खड़ा हुआ। द्वार पर सुशोभित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षक गण ऊँग रहे थे। अश्व के पैरों के शब्दों से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घोड़ा इसका किसका था? सिंधु देश से मंगाया हुआ घोड़ा था इसका। किसका? अरुण का। घूमता घूमता अरुण उसी मधु वृक्ष के नीचे पहुंचा। मधु वृक्ष के नीचे आ गया जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा एक छिन्न माधविलिता वृक्ष की शाखा से अच्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित, क्या है, भ्रमर भ्रमर निष्पन्द थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, मतलब सुषमा मीन उसकी सुंदरता को देखने के, परंतु कोकिल बोल उठी जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले ध्रुव तुम कौन? ये छी कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन? ये कौन कर रही है? कोकिल। जैसे उसको ऐसा लगा अरुण को कि जैसे कोयल उसको कह रही है। जब वो मधुलिका सो रही थी और अरुण उसको देख रहे थे, मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम्ही ने कल के उत्सव की संचालिका रही हो? उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था कल। उस सम्मान, क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरी उस अभिनय का, मेरी विडंबना का। आहा, मनुष्य कितना निर्दयी है। अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। ये भी आप अंडरलाइन कर लेना। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का। आहा, मनुष्य कितना निर्दयी है। ठीक है। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, उसे अपनी राजकुमार। मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर विश्राम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है। मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। ये कौन करे? ये राजकुमारी कह रही है, मतलब मधुलिका कह रही है। मधुलिका यह बोलकर खड़ी हो जाती है। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों से में उसका रतन किरीट चमक उठा। रतन किरीट मतलब रत्नों से जड़ा हुआ, किरीट मतलब मुकुट, चमक उठा। अश्ववेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पैर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधु वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटी थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता, वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था।
दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छादन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी, ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं नहीं 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था, यह बात उसको याद आ रही है। वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? कौन सी चाटुकारी बातें जो उसने अरुण ने उसको कही थी कि मैं आपको आपका खेत दिलवा दूंगा। जो भी बातें उस समय वो आके कहा था अरुण ने, वो सभी बातें। दुख दग्ध हृदय उन स्वपन सी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता। हाय री विडंबना। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया। मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनों को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी। अभी वह निकल गया। वर्षों ने भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े हुए खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा। युवक कौन था? अरुण था। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर? अरुण ने कहा। कितना समझाया मैंने, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने में आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। ये पंक्ति आप यहां से अंडरलाइन कर लीजिए। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाली समीर। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? ये मधुलिका ने किससे कहा था? अरुण से कहा था। किससे कहा था? अरुण से। मधुलिका, अब अरुण बोलता है मधुलिका को कि मधुलिका, बल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी है। जीवन मरण के साथी क्या है? जो सैनिक है, जो इसका बाहुबल है, वही इसके जीने मरने का साथी है। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता? और करता ही क्यों? करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम कर से कमाते और खाते। अब तो तुम भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊं? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं सकता था। नवीन राज, ओह, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद ही नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान से सिंहासन पर बैठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रसाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार।
अरुण ठिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा, वह हाँ भी नहीं कर सकी, ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पग लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बैठा दूं। मधुलिके, अरुण के खड़क का आतंक देखोगे। मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। कौशल नरेश तुम्हारे लिए तभी से चिंतित है। ये बात कौन कह रहा है? ये अरुण कह रहा है। यह मैं जानता हूं, तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार नहीं न करेंगे। और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए गए हुए हैं। ये याद रखना कि कौशल के अधिकतर सेनापति कहाँ गए हुए थे? पहाड़ी दस्युओं के दमन के लिए गए हुए थे। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो गया उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो, जो कहोगे वह करूंगी। मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था से में आंखें मुकलित किए हैं। एक चामर धारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही थी। चामर के शुभ आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचलित हो रहे थे। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है? आने दो। प्रतिहारी के साथ, मतलब द्वारपाल के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 वर्ष पूर्व। कितने समय बाद आया है अरुण? 3 वर्ष बाद। याद रखना समय को, 3 वर्ष बाद आया है। 3 वर्ष पहले की बात थी वो। मेरी भूमि खेती के लिए ले ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो क्या? क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप। कितनी भूमि ले रही है? जितनी आप लोगों ने ली थी उतनी भूमि दुर्ग के दक्षिण नाले, किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। नाले के समीप जंगली जो भूमि है वहीं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया, मनुष्यों से मेरी सहायता वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है जिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं। सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना देव, जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीविकों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव, कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर से बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भयावह नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही है। अरुण के छिपे वे मनुष्य स्वतंत्रता के साथ इधर उधर घूमते थे, क्योंकि अब भूमि उनके लिए हो गई ना, राजा ने बोल दिया। तो मधुलिका की तरफ से वो काम कर रहे हैं। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वह मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता होती? एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्राम करो। प्रभात में इस जन कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रीवस्ती पर तुम्हारा अभिषेक होगा। कौशल की राष्ट्र है, इसकी राजधानी कहाँ बताई है? श्रीवस्ती। और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों, अब कितने सैनिक है अरुण के पास? 100 सैनिक। रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी। किस पहर में होगी बता रहे हैं? तीसरे पहर में। तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ। प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा।
मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राण पग से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिका उठ खड़ी हुई, कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोपड़ी की ओर चली। पथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निविड़ स्तंभ से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए, पहला भय तो क्या था, अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों हो सफल, श्रीवस्ती दुर्ग एक विदेशी अधिकार में क्यों चला जाए। मगध का चिर शत्रु, ओ उसकी विजय कौशल नरेश से क्या कहा था। सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है। नहीं नहीं, मधुलिका जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे। वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। रात एक पैर बीत चली पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ बूंद में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी शिवमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी, 100 मतलब वही 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न खड़क थी। बाएं हाथ से तो उसने अश्व की जो डोर थी, नकेल थी, वो पकड़ रखी थी और दाहिने हाथ में उसके क्या था, तलवार थी, खड़ग था। अत्यंत वीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ में हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब एक दूसरे अश्वरोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है? स्त्री कौशल के सेनापति को उत्तर दीजिए शीघ्र। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है। पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती। सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट कह। श्रीवस्ती का दुर्ग एक प्रहर के दशायु के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिण नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों, कितने सैनिकों? 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। कितने सैनिक थे? 100 सैनिक थे। तो 20 को तो जहां अरुण काम कर रहा था नाले के दक्षिण तरफ उधर भेजा और 20 सैनिक अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की तरफ बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोहियों के साथ बांध ली गई। श्रीवस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र। इस रात्रि में अपने विगत वैभव का संपन्न देख रहा था। विभिन्न राजवंश ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खोला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक हैं? ये अग्निसेन कौन है? ये अग्निसेन द्वारपाल है। द्वारपाल जिन्होंने द्वार खोला था उसी को सेनापति ने कहा है उतर के घोड़े से प्रहरी को कि अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक हैं? सेनापति की जय हो। 200। दुर्ग में कितने हैं? 200 सैनिक हैं। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर। अब अग्निसेन को कितने सैनिकों के लिए बोल रहे हैं ये? 100 सैनिकों के लिए कि 100 सैनिक लेके आप दक्षिण द्वार की ओर चले जाओ, आलोक और शब्द न हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया।
वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, ये सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्रित करके तुम चलो, मैं अभी आता हूं। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया। अच्छा, तुम ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने अश्वघोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रीवस्ती दुर्ग आज एक दशायु के हाथ में जाने से बचा था। अबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकारते हुए कहा, वध करो। क्या कहा था जनता ने? वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड। सभी से सहमत होकर मधुलिका बुलाई गई। वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांगो। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। राजा ने क्या देने का कहा? निज की मतलब मेरी जो भी जितनी भी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। ये हमारी कहानी है। जहां जहां पे मैंने अंडरलाइन करवाया है वहां पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप वहां पे थोड़ा दोबारा से देख लेना। वैसे कहानी आप एक दो बार इसको सुनेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। और जहां जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये भी पूछ सकते हैं कि अंत में उसने क्या मांगा था मधुलिका ने, तो उसने भी अंत में प्राण दंड ही मांगे थे कि मेरे को भी प्राण दंड दे दीजिए। और बंदी जो अरुण था उसके पास जाके खड़ी हो गई थी। यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।